बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी हमलों में एक बार फिर आर्जी ताअत्तुल आया है और दोनों मुल्क ही अब अपने अपने बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ईरान मुज़ाकरात नहीं कर रहा, जबकि ईरान अमेरिका पर मजीद एतमाद करने पर तैयार नहीं। इस दौरान ईरान के अंदर और बाहर से ऐसे इशारे मिल रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत में किसी बड़ी तब्दीली या मुमकिना तसादुम को जाहिर करते हैं और ख़ास तौर पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के ताज़ा बयान ने इस हवाले से जारी बहस की शिद्दत में इजाफा किया। ईरानी ज़राए अबलाग में उनका एक वीडियो पैगाम चल रहा है जिसमें वो वाज़े तौर पर यह कहते दिखाई देते हैं कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे और डटे रहेंगे। उनका कहना था कि वो फौजी क़यादत के साथ मुकम्मल राबिते में हैं और तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। उनकी ये वजाहत इसलिए भी अहम है क्योंकि हालिया दिनों में उनकी रहबर आला मुज्तबा खामनाई के साथ इख्तलाफात की खबरें गर्दिश करती रही हैं। दूसरी जानिब ईरान के ताकतवर मजहबी रहनुमा मोहम्मद बाकिर खुराजी ने यह दावा किया है कि सदर पेज़ेश्कियान अपना मनसब संभालने के बाद मुतअद्दिद बार इस्तीफा दे चुके हैं या उसकी धमकी दे चुके हैं और सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई ने उन्हें सख्ती से खबरदार किया कि आइंदा ऐसा ना किया जाए। उन्होंने ये कहा कि सदर पेज़ेश्कियान ने अगर दोबारा इस्तीफा दिया तो अब कबूल कर लिया जाएगा, जिसके बाद ईरानी हुकूमत के अंदर इस्तीफों की बात मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है। मोहम्मद बाकिर खुराजी ने यह दावा भी किया कि इक़्तिदार के मराकज़ में अहम तब्दीलियां ज़ेर गौर हैं, जिनमें आला कौमी सलामती काउंसिल और मुज़ाकराती टीम में रद्दोबदल भी शामिल है। एक रिपोर्ट यह बताती है कि ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर की जगह रहबर आला के करीबी साथी मोहसिन रज़ाई की तायुनाती पर गौर जारी है, जबकि वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को मुज़ाकराती अमल से अलग करने जैसे फैसले किए जा सकते हैं। लेकिन इन दावों की सरकारी सतह पर कोई तस्दीक सामने नहीं आई, जिसके बायस उनकी हैसियत कयास आराइयों से ज्यादा नहीं। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश की जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और वो कोई भी बड़ा फौजी इकदाम करने से कबल ईरान को एक आखिरी मौका देना चाहते हैं। उन्होंने एक बार फिर यह दावा किया कि आपना हरमुज़ कल तक खुल जाएगी। वो ये दावा इससे कबल भी बारहा कर चुके। सदर ट्रंप का भी यह कहना है कि इन मुज़ाकरात में सऊदी अरब, यूएई और कतर समेत दीगर ममालिक भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं और उनकी अव्वलीन तरजीह ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। लेकिन ईरान ने इन दावों को दो टोक अल्फाज में रद्द किया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़े तौर पर कहा कि ईरान ना तो इस वक्त अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहा है और ना ही अमेरिकी मुज़ाकरातकारों से किसी किस्म की मुलाकात तय है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाइयों को ईरान के अलावा पूरे खत्ते की सलामती के लिए खतरा करार दिया। ईरान ने यह भी वाज़े किया कि पाकिस्तान अब भी सालसी का किरदार अदा कर रहा है, जबकि बाज़ मौके पर कतर भी मुआविनत करता रहा। इस्माइल बकाई ने कहा कि चीन भी सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है और कशीदगी कम करने के लिए अपना सिफारती असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा है। यूं ये कशीदगी एक वसी इलाकाई और आलमी तनाजुर इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान जंग के आगाज से ही दोनों ममालिक के दरमियान सालसी करवाने के लिए मुतहर्रिक रहा और अब पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची को इस्लामाबाद आने की दावत दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू में इलाकाई सूरत हाल, ईरान अमेरिका कशीदगी और दीगर अहम मामलात ज़ेर बहस आए। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब मुख्तलिफ ममालिक इस बहरान को सिफारती तरीके से हल करने के लिए कोशा है। दूसरी तरफ कतर ने भी ये वाज़े किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जल्द बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं, जबकि ईरान के हिमायत याफ्ता यमनी हूतियों की जानिब से एक बार फिर सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया गया, जिसके बायस खत्ते में कशीदगी बढ़ने के खतरात पैदा हो गए। इस तमाम सियासी और अस्करी कशीदगी के असरात आलमी मईशत और खास तौर पर तेल की मंडी पर भी पड़ रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तकरीबन 1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया और ब्रेंट खाम तेल की कीमत $84.89 फी बैरल तक पहुंच गई। इससे पहले कीमतों में कमी उस वक्त देखी गई जब अमेरिका की जानिब से नए हमलों से गुरेज के इशारे मिले थे, लेकिन ईरान की जानिब से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद ने गैर यकीनी में नुमाया तौर पर इजाफा किया। इस दौरान ईरान की जानिब से कंधे पर रख के दागे जाने वाले मिसाइल एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। एक हालिया रिपोर्ट में भी ईरान की जानिब से कम बुलंदी पर दिफाई सलाहियत बढ़ाने की कोशिशों का जिक्र किया गया और यह रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने चीन से दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे मिसाइल हासिल करने की कोशिश की जो सस्ते, हल्के और फौरी इस्तेमाल के काबिल हैं और ये पाकिस्तान के रास्ते ईरान भेजे गए। लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों ने इन हथियारों की फरोख्त और तरसील में अपनी किसी भी किस्म के किरदार से इनकार किया। लेकिन यह सवाल अपनी जगह बरकरार है कि यह हथियार असल में किस हद तक मौसर और खतरनाक है। ये मिसाइल दरअसल मैनपैड्स कहलाते हैं, यानी ऐसा फजाई दिफाई निजाम जो
एक फर्द के कंधे से फायर किया जा सकता है। इन मिसाइलों की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इनके लिए किसी बड़े रेडार, लॉन्चर, गाड़ी या पेचीदा निजाम की जरूरत नहीं होती। एक छोटी सी टीम किसी भी हसास मकाम, एयरपोर्ट के करीब या किसी बुलंद मकाम पर तैनात होकर चंद लम्हों में हमला कर सकती है और फौरी तौर पर वहां से हट सकती है। यही वजह है कि इन मिसाइलों को बरवक्त नाकारा बनाना मुश्किल होता है। तकनीकी तौर पर यह मिसाइल ज्यादातर हरारत को तलाश करने वाले निजाम के तहत काम करते हैं, यानी जैसे ही कोई तैयारा या हेलीकॉप्टर अपने इंजन की हरारत खारिज करे तो ये मिसाइल उस हरारत को शनाख्त करके उसका ताकुब करते हैं। यूं कम बुलंदी पर परवाज करने वाले तैयारों के लिए खतरात गैर मामूली तौर पर बढ़ जाते हैं। ईरान के लिए इस निजाम का हुसूल इसलिए भी अहम है क्योंकि बड़े दिफाई सिस्टम जैसे S-300 तवील फासले के दिफा के लिए होते हैं, लेकिन जमीन के करीब परवाज करने वाले अहदाफ के लिए ये इस कदर मौसर साबित नहीं होते। ऐसे में मैन पैड्स कम बुलंदी वाले खतरात के खिलाफ एक फौरी और निस्बतन कम कीमत हल फराहम करते हैं। ईरानी साख्ता मीसाक सीरीज भी उसी जरूरत को पूरा करने की कोशिश है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चीनी मॉडल से मुतासिर या उन पर ही मबनी है, लेकिन उन हथियारों की लिमिटेशन भी वाज़ेह है। ये ज्यादा बुलंदी पर परवाज करने वाले जदीद लड़ाका तैयारों के खिलाफ फैसलाकुन किरदार अदा नहीं कर सकते। इनकी रेंज महदूद है, बुनियादी तौर पर 3 से 4,000 मीटर की बुलंदी तक ही कारआमद है। ईरान की जानिब से उन हथियारों के हुसूल की कोशिश कोई नई बात नहीं। माजी में भी उसने चीन और रूस से इसी नौइयत के दिफाई निजाम हासिल किया और बाद में उन्हें मकामी नामों से लॉन्च किया। माहिरीन के मुताबिक वाज़ेह नहीं कि इन हथियारों की किस हद तक तैयारी मकामी तौर पर की गई और कितने पुर्जे बैरून मुल्क से बरामद किए गए। कुछ रिपोर्ट्स तो ये इशारा भी देती हैं कि ईरान ज्यादातर पुर्जे दरामद करके उन्हें सिर्फ असेंबल करता है। मैदान जंग में इन हथियारों की अफादियत पर भी बहस जारी है। हालिया तनाज़ात में ये दावे सामने आए कि इन मिसाइल्स ने अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया, लेकिन उनकी आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी। माहिरीन का अमूमी मौक़िफ़ ये है कि ये निज़ाम जंग का रुख तब्दील नहीं करते बल्कि सिर्फ खतरात में इजाफा करते हैं और मुखालिफ फरीक को अपनी हिकमत अमली तब्दील करने पर मजबूर करते हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि आलमी सतह पर 2007 के बाद से किसी शहरी तैयारे को इस किस्म के किसी भी मिसाइल से कामयाबी से निशाना बनाने का कोई वाकया रिकॉर्ड पे नहीं है। यूं ये ईरानी मिसाइल दरमियानी नौइयत का खतरा पैदा करते हैं जो खास हालात में गैर मामूली तौर पे मौसर साबित हो सकते हैं, लेकिन उनकी असल अहमियत मैदान जंग से ज्यादा उनके गैर रिवायती इस्तेमाल में पोशीदा है जो खित्ते और आलमी फजाई सलामती दोनों के लिए एक संजीदा चैलेंज बन सकते हैं। इस दौरान सिफारती हल्कों में यह बहस अब भी जारी है कि हालात जब जंगबंदी की जानिब बढ़ सकते थे तो ईरान ने उर्दन पर हमला किया और अब सदर ट्रंप की मुज़ाकरात की पेशकश पर ही कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, तो क्या वजह यह है कि ईरान ने कशीदगी बढ़ाने का रास्ता इख्तियार कर रखा है? ईरान की हिकमत अमली बज़ाहिर गैर मंतकी दिखाई दे सकती है, लेकिन अगर उसे एक बड़ी हिकमत अमली के तनाजुर में देखा जाए तो ईरानी फैसला साजों की मंतिक वाज़ेह होती है। उर्दन पर ईरानी हमला दरअसल अमरीका और ईरान के दरमियान मौजूद नाजुक तवाजुन को तोड़ने का बाइस बना और अमरीका को दोबारा ईरानी सरजमीन के अंदर कार्रवाइयों का बहाना मिला। ईरान की तरजीह अगर फौरी जंगबंदी होती तो ऐसा कदम हरगिज ना उठाता, लेकिन अगर ईरानी क़यादत ये समझती है कि एक महदूद और कंट्रोल्ड महाजराई से ज्यादा फायदा उसे हासिल हो सकता है तो यह फैसला एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा दिखाई देता है। हकीकत यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही इस वक्त मुकम्मल जंग के लिए तैयार दिखाई नहीं देते। अमेरिका एक वसी इलाकाई तनाज़े से बचना चाहता है जो तवानाई के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाए, तेल की कीमतों में इजाफा करे और उसके फौजी वसाइल पर दबाव बढ़ाए। दूसरी तरफ ईरान अपनी कमजोर फजाई दिफाई सलाहियत, गैर महफूज सनती ढांचे और पाबंदियों में जकड़ी मईशत के बायस एक बड़ी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसे में ईरान के लिए एक महदूद तनाज़ा ही एक दरमियानी रास्ता बन सकता है। मुकम्मल फतह मुमकिन न होने की सूरत में ईरान एक ऐसी हिकमत अमली पर अमल करना चाहता है जिसके जरिए वो अपने मुखालिफ पर मुसलसल दबाव बरकरार रख सके। दूसरी जानिब एक तवील जंगबंदी ईरान की पोजीशन कमजोर कर सकती है, क्योंकि यूं ईरान पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी, उसकी बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी और वो आलमी तवानाई मंडी से बाहर रहेगा। इस वक्त ईरान का अहम तरीन स्ट्रेटेजिक हथियार आबनाए हरमुज है। ईरान उस अहम गुजरगाह पर अपना असर रसूख बरकरार रख के आलमी तजारत और तवानाई की तरसील को मुतासिर करने की सलाहियत रखता है। ईरान को अगरचे इस हिकमत अमली की भारी कीमत भी अदा करना पड़ रही है, लेकिन बहरी रास्तों में मामूली खलल भी आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करता है जिससे ईरान को सिफारती सतह पर फायदा भी मिल सकता है। ईरान इस सूरत हाल को इस्तेमाल करते हुए आलमी बहस का रुख भी बदलने की कोशिश कर रहा है। वो ये तासुर देना चाहता है कि खित्ते में जहाज रानी के कवायद उसकी मर्जी के मुताबिक तय होने चाहिए। यूं ईरान आबनाए हरमुज पे अपना कंट्रोल किसी तौर छोड़ने को तैयार नहीं होगा। दाखिली सतह पर इस हिकमत अमली के असरात अहम है। ईरान को बुलंद अफरात ज़र, बेरोजगारी और अवामी बेचैनी जैसे मसाइल का सामना है। ऐसे में बैरूनी
तनाज़ात हुकूमत को दाखिली दबाव कम करने, सख्त इक़दाम का जवाब पेश करने और कौमी इत्तेहाद को मजबूत करने का मौका फराहम कर सकता है। लेकिन यह हिकमत अमली खतरात से खाली नहीं। एक कंट्रोल तनाज़ा बासानी बेकाबू हो सकता है, क्योंकि कशीदगी बढ़ने की सूरत में खित्ते के दीगर ममालिक भी उसमें शामिल हो सकते हैं। पहले ही ऐसे इशारे मिले कि ईरान और अमेरिका में जारी कशीदगी पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले चुकी है और कुछ ममालिक ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं। इस पूरे मंजरनामे में अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई मौखर करने के बाद ईरान की क़यादत खुद को पहले से ज्यादा मजबूत पोजीशन में तसव्वुर कर रही है। ईरानी हुक्काम का मानना है कि अगर कशीदगी खुली जंग में तब्दील हुई तो अमरीका को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ईरान न सिर्फ बराह रास्त बल्कि अपने इत्तेहादी गिरोहों के जरिए भी खित्ते में तवानाई तनसीबात और आलमी बहरी गुजरगाहों को मुतासर करने की सलाहियत रखता है। इसी तनाजुर में पसे पर्दा राबिते हैं। साबिक ईरानी सिफारतकार अमीर अलमोसवी के मुताबिक पाकिस्तान और कतर की सालसी में हालिया दिनों में ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात का तबादला हुआ, जिनमें अमेरिकी क़यादत ने मुबैना तौर पर वाज़ेह किया कि अगर मुज़ाकराती अमल बहाल न हुआ तो ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और खास तौर पर बिजली घरों को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन ईरान ने अमेरिका पर एक बार फिर वाज़ेह किया कि वो किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करेगा। दूसरी तरफ ट्रंप इंतजामिया इस वक्त 3 रास्तों पर गौर कर रही है। ईरान के खिलाफ फजाई कार्रवाई को वसअत देना, जमीनी ऑपरेशन बढ़ाना या फिर एक ऐसा मुआहिदा कबूल करना जिनमें इब्तदाई अहदाफ में कुछ कमी की गई हो। इस दौरान गजा का महाज भी किसी वाज़े अंजाम की तरफ बढ़ता नजर नहीं आता। इजराइल ने अमरीकी सदर के मुजव्विज़ा मंसूबे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर वाशिंगटन पहुंचाए। तल अबीब का मौक़िफ़ है कि पेश करदा फ्रेमवर्क उसकी सिक्योरिटी तरजीहात की मुकम्मल अक्कासी नहीं करता। इजरायली क़यादत ने कहा कि जब तक हमास मुकम्मल तौर पर हथियार नहीं डालेगी किसी भी मरहले पर फौजी इनखला मुमकिन नहीं होगा। गजा अमन कौंसिल ने भी वाज़ेह किया कि इजरायली अफवाज का येलो लाइन से पीछे हटना हमास के गैर मुसल्लह होने से मशरूत है। हमास का मौक़िफ़ इजराइल से मुख्तलिफ है। वो चाहती है कि पहले इजरायली अफवाज गजा से इनखला अमल में लाने के अलावा फौजी कार्रवाइयां बंद करें, जिसके बाद ही हमास के गैर मुसल्लह होने से मुतल्लिक तमाम तर सूरत हाल जो है उसके ऊपर मामलात तय किए जाएंगे। हमास गैर मुसल्लह होने की इस्तलाह को भी कबूल नहीं करती। वो अलबत्ता ये जरूर कहती है कि जंग के खात्मे और इनखला के बाद हथियार किसी तीसरे फरीक की निगरानी में दिए जा सकते हैं। यही इख्तलाफ दोनों फरीकों के दरमियान मुआहदे की राह में रुकावट बन रहा है। लेकिन इस दौरान इजरायली जारी है। इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल काटस के मुताबिक इस वक्त इजरायली अफवाज गजा के 60 से 70% इलाके पर कंट्रोल रखती है और ये दायरा हर गुजरते दिन के साथ फैल रहा है, जिसके बायस हजारों फलस्तीनी शहरियों को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। एदाद शुमार भी इस कशीदगी की कीमत को वाज़ेह करते हैं। गजा के हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता साल अक्टूबर में अमन मंसूबे के ऐलान के बाद से अब तक कम से कम 1230 फलस्तीनी शहरी शहीद हुए, जिनमें बड़ी तादाद आम शहरियों की थी, जबकि इजरायली एदाद शुमार 4 फौजियों की हलाकत जाहिर करते हैं। यूं एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी किसी वाज़ेह अंजाम की जानिब नहीं बढ़ रही, तो दूसरी तरफ गजा में जंग बंदी होने के बावजूद अमलन जंग जारी है। दोनों महाज एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक बड़े इलाकाई तवाज़ुन का हिस्सा है, जहां कोई भी फैसला सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरे खित्ते की समत का तयन करेगा। इसी मंजरनामे में बात की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद नहीं जाइएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। चिश्ती साहब मैं मशकूर हूँ आपके वक्त का, और एक्स एम्बेसडर जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब मैं आपका भी मशकूर हूँ। चिश्ती साहब आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ईरान और अमेरिका के मबैन, एक तरफ से कहा जाता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ से इनकार किया जा रहा है। आप समझते हैं कि ये कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट वाला जो मैकेनिज्म इस वक्त जारी व सारी है, इसका आउटकम ईरान के फेवर के अंदर निकलेगा, या आप ये समझते हैं कि जो सालिस इस वक्त बीच में पड़े हुए हैं वो कोई ना कोई इसका बेहतर आउटकम निकलवा लेंगे, क्योंकि माशी तौर पे उन्होंने बहुत नुकसान बर्दाश्त कर लिया? जी बहुत शुक्रिया यासिर साहब। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस वक्त ये जो कन्फाइनमेंट चल रही है और फिर सिलेक्टिव एस्केलेशन हो जाती है, ये अमेरिका को तो खास तौर पर सूट नहीं कर रही, लेकिन ईरान के लिए भी जाहिर है बहुत ज्यादा तबाही हो चुकी है और दोनों साइडें एग्जॉस्टेड तो अपनी हैं। अपार्ट फ्रॉम द वेपन्स और जिन मिसाइल की और ड्रोन्स की और बहुत ज्यादा बॉम्ब्स की हम बातें करते हैं, और मैं अक्सर अर्ज करता हूँ कि ये ह्यूमन बर्नआउट भी होता है, यानी इंसानों पर भी एक टैक्सेशन होती है, हेल्थ वाइज, एंग्जाइटी, साइकोलॉजिकल। जाहिर आपने देखा अमेरिकी फोर्सेस जो हैं वो ऑलमोस्ट नवंबर से डिप्लॉयड हैं, 7-8 महीने हो गए, और इसी तरह ईरान बहुत अलर्ट है। अभी पिछले साल भी हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, तो आई थिंक बहुत सारी, लेकिन उसके अंदर शो स्पॉइलर बहुत हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन का सामना इसलिए कि नेतन्याहू ने, आपने देखा होगा कि वो एक स्टैंड लोन चाह रहे हैं कि अमेरिका खुद ही इसका डिसाइड करे। जो उनके मिनिस्टर हैं, एक नकी जोहर साहब जो कल्चर और स्पोर्ट्स के हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हमने अमेरिका को अपनी रेड लाइन बता दी है
फिर के एक और मिनिस्टर हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि हमें सूट करती है कन्फाइंड कैंपेन जो अमेरिका लड़ रहा है। तो आई थिंक वो रहना भी अलग चाहते हैं इसराइल, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके जो ऑब्जेक्टिव है मिलिट्री, वो अमेरिका टेक केयर करे, यानी कि उनको एक मिलिट्री विक्ट्री की शक्ल में या एक एडवांटेज की सूरत में हैंड ओवर करे। और ये जो वीकनेस है दरमियान में, जो डिलेमा है बिटवीन अमेरिका एंड इसराइल, शायद ईरान भी समझता है, इसलिए ईरान क्लियर कट मुज़ाकरात की तरफ भी नहीं जा रहा, उलझाना भी चाहता है उनको प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन स्पाइट ऑफ ऑल डिस्ट्रक्शन। लेकिन उसके बावजूद शायद ये भी समझता है ईरान के, और प्रेशर भी बहुत है इंटरनल लीडरशिप और खासतौर पर आयतुल्ला खामनाई के जनाजे के बाद, और वो समझते हैं कि शायद ये ड्रैग कर लेंगे इस हद तक कि इसराइल और अमेरिका के इलेक्शन आ जाएं, और बजाय पॉलिटिकली एलिमिनेट करने के मिलिट्री स्ट्रैटेजी के थ्रू इन दोनों लीडर्स को एलिमिनेट किया जाए। ये मुझे लगता है ईरान की स्ट्रैटेजी। ईरान की स्ट्रेटजी आपको ये दिखाई देती है। मलिक साहब, आप इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे? एक लम्हे को आपने चिश्ती साहब के कमेंट के ऊपर, जब वो कन्फाइंड के मरहले पे पहुंचे थे, आप मुस्कुराए, तो मुझे लगता है कि आप उनके उस तज्जिए की तायीद कर रहे हैं। नहीं, मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है चिश्ती साहब, लेकिन मैं बड़े अदब से डिसएग्री करूंगा जी। मैं ये नहीं समझता कि, देखिए, हमेशा एक बात की जाती है कि इजराइल जो है वो स्पॉइलर है। ठीक है, हमने मान लिया वो स्पॉइलर है, तो ईरान को क्या चाहिए कि उस स्पॉइलर का रास्ता रोकना चाहिए ना ईरान को। लेकिन वो जब हमलावर हो जाता है मुसलमान ममालिक पर और सिविलियन टैंकर्स पर, तो वो तो उस स्पॉइलर का रास्ता खोलता है। इस जंग एमओयू के बाद मेरा एक सवाल है बड़े अदब से कि ये इस एमओयू के बाद किसने स्पॉइल किया? क्या इसराइल ने हमला किया था किसी के ऊपर? नहीं, ये एस्केलेशन ईरान की तरफ से बढ़ी थी, और ईरान ने टैंकर्स को हमला आवर हुआ उन टैंकर्स पे जो सिविलियन है, जिसमें कतर का भी टैंकर था। फिर हुथीज जो कि एक एंटिटी है, नॉन स्टेट एक्टर, जिनको ईरान सपोर्ट करता है, उनको एक्टिवेट करके सऊदी अरेबिया पे किसने लॉन्च किया? इसराइल ने किया। इसराइल ने कैसे किया? ये तो इन्होंने किया ईरान की तरफ से। तो ये हर चीज इसराइल पे डाल देना, ऑफ कोर्स इसराइल की जो बर्बरियत है, इसराइल की जो गासिबाना हरकत है, उन सबको हम कंडेम करते हैं। नेतन्याहू जो है वो एक मोस्ट हेटेड पर्सनैलिटी है, लेकिन हर चीज उन पे डालना ये भी मुनासिब नहीं होगा। देखिए, ये जो एमओयू है ना, मेरी नजर में वहां पे ईरान के अंदर मौजूद जो क़यादत है, उसके अंदर किसी हद तक तफरीक है समझने में। अभी जो मसूद पशकियान साहब की स्टेटमेंट आई है, यासिर भाई, मैं आपकी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल करना चाहूंगा बड़े अदब से। वो ये फरमा रहे हैं मसूद पशकियान साहब, जो कि एमओयू साइन होने के बाद किसी हद तक मंजर आम में नजर नहीं आते थे, ना उनका कोई स्टेटमेंट आती थी, ना वो उनकी कोई तस्वीर मैंने देखी। लेकिन अब उनकी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि ये जो एमओयू है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के मुस्तकबिल का महवर होगा। ये अब आप मुझे बताएं कि अब तो ये नजर आ रहा है कि वहां पे एमओयू की अफादियत उनको नजर आ रही है, लेकिन मैं वो भी कैसे भूल जाऊं कि वहीं मौजूद लोग कह रहे थे कि एमओयू का हम रिजेक्ट करते हैं। आपके कुछ कॉलीग्स और दोस्त जो कि इस जिसका जनाजे का जिक्र कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान से भी कुछ लोग वहां गए थे मीडिया के, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा वहां पे जो बिल उमूम एक तासुर था, वो सब लोग एमओयू को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं नहीं, एमओयू हम नहीं मानते, ना हम अमेरिका पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन उनके सदर ये कह रहे हैं कि एमओयू जो है वो हमारी मुस्तकबिल की फॉरेन पॉलिसी का महवर होगा। तो इससे ये साबित होता है कि ईरान के अंदर मौजूद जो दानिशमंद क़यादत है, वो भी ये समझती है कि एस्केलेशन इस मसले का हल नहीं है। देखिए, ईरान के पास मादनियाती ज़खायर हैं, तेल है, गैस है, बहुत सारी उनके पास ज़खायर हैं, लेकिन वो उन तक रसाई नहीं हासिल कर सकते। उनके पास जो तजारत की, जो दुनिया से तजारत करने की उनके पास एबिलिटी नहीं है, उन पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, उनके असासे जो हैं वो मुंजमद हैं। तो बहुत से लोग जो न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल ऑब्जर्व करते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर ईरान एमओयू की तरफ वापस आ जाता है, एस्केलेशन का रास्ता छोड़ देता है, दरअसल उसकी कामयाबी इस एमओयू के ऊपर अमल दरामद में है। लेकिन वहां मौजूद कुछ एलिमेंट्स, अब आईआरजीसी के अंदर मौजूद कुछ एलिमेंट्स गालिबन शायद इस एमओयू को नहीं तस्लीम करते, लिहाजा वो जो एक एस्केलेशन की तरफ जाते हैं। तो मेरी उम्मीद है, क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूं कि अभी मेरी कुछ लोग दोस्तों से बात हुई है जो कि इस प्रोसेस के करीब हैं, वो बताते हैं कि जो मीडिएशन एफर्ट्स हैं या डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, वो अभी भी जारी और सारी हैं। वो अभी भी जारी और सारी हैं, वो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो रही, पसे पर्दा वो चल रही हैं। इस पे आपका कमेंट मजीद लूंगा, लेकिन चिश्ती साहब, ये एमओयू पे बात करने से पहले, ये जो मलिक साहब बात कर रहे हैं कि एमओयू के बाद स्पॉइलर कौन रहा, बैनुल-अक़वामी सतह पे भी इस पे बातें होती रहीं। ईरानी नुक्ता नज़र को देखें, उनसे पूछें तो उनका जवाब ये होता है कि हमारे लिए तो डू और डाई की सिचुएशन है। अगर हमारा तसल्लुत जिस जगह के ऊपर कायम है, वो अगर शेक कर जाता है, वहाँ पे अगर रखना डल जाता है, तो हमारे पास फिर क्या ऑप्शन है कि जिस कार्ड को हम दुनिया के सामने रखें। उनका नुक्ता नज़र है ये। आप क्या समझते हैं एक गैर जानिबदाराना तज्जिए के तौर के ऊपर
कि एमओयू के बाद चीज कहां से खराब हुई, किस बुनियाद पे हुई और उसमें ईरान का कितना कसूर था? यासिर साहब, बिल्कुल मैं इंतहाई अदब करता हूं जावेद साहब ने जो कहा, लेकिन मैं ये अर्ज करता चलूं कि देखिए ट्रैक रिकॉर्ड भी मैंने देखना है। जो एक सुपर पावर का सदर होता है उसकी बहुत बड़ी मैग्नानिमिटी उससे एक्सपेक्टेड होती है, क्योंकि उसको सुपर पावर है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी नेवी है, आज भी है, उसके पास सबसे बड़ी एयरफोर्स मिलिट्री आज भी है। तो कहीं भी दो बड़े, एक बड़ा और एक छोटा हो, तो जो ट्रस्ट डेवलप करने की ज्यादा ऑब्लिगेशन होती है बड़े शख्स पर। प्रेसिडेंट ट्रंप का चले पिछला रिकॉर्ड में थोड़ी देर भूल जाऊं कि जो 2015 में जो JCPOA साइन हुआ था, वो तकरीबन इंटरम से लेकर फाइनल एग्रीमेंट तक 25 महीने में हुआ था। नवंबर 2013 में वो इंटरम एग्रीमेंट हुआ था, दिसंबर 2015 में साइन हुआ था। यानी जिस मुआहदे को इंटरम से फाइनल लगे 25 महीने लगे, 36 महीने बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा दिस इज द वर्स्ट एग्रीमेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री, चले कोई बात नहीं, आगे चले। और ये उस वक्त कहा जब IAEA की इंस्पेक्शनें हो चुकी थी और उन्होंने कोई सीरियस ऑब्जर्वेशन नहीं की। प्रेसिडेंट ट्रंप वही है। अब जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो मैं समझता हूं, मैं नेतन्याहू फैक्टर निकाल भी दूं, मैं ये कहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर ये ऑब्लिगेशन है कि वो जब ये एग्रीमेंट हो गया MOU, चाहे उसकी इंटरप्रिटेशन जैसी भी है, लेकिन ओमान को इनकरेज किया गया कि वो अपने कोस्ट के अलॉन्ग से बहरी जहाजों को गुजारें, ताकि जो ये मिथ है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया हुआ है, उसकी मर्जी को नहीं जाता, तो एक ऑल्टरनेट रूट किया जाए। ऑल्टरनेट रूट का मतलब ये है कि ईरान की मोनोपोली, इजारादारी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर खत्म कर दी। ये इनिशिएटिव किसने लिया था? ये अमेरिका ने लिया था, ओमान को इनकरेज किया था, जिसके ऊपर फायर किए गए थे टैंकर। सही या एथिक्स और मोरालिटी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, मुआहदा करते हुए कहा गया $36 बिलियन रिलीज किए जाएंगे, फिर कहा 24 बिलियन किए जाएंगे, फिर कहा 12 बिलियन किए जाएंगे, और फिर उन्होंने कहा ये तो मुआहदा हुआ ही नहीं था। नंबर 3, जब ये आपको याद होगा जो मिसाइलों की बात हुई थी, मिसाइल प्रोग्राम की बात हुई थी, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने और JD वैंस ने कहा कि हम ईरान को कैसे रोक सकते हैं जब दूसरे मुल्क भी इस तरह के मिसाइल प्रोग्राम बना रहे हैं या रखते हैं। लेकिन साथ ही मार्को रूबियो ने कहा कि हम किसी सूरत मिसाइल प्रोग्राम में ईरान को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो तब दूसरी तरफ से अब हिजबुल्लाह पर आपने देखा कि बमबारी बंद नहीं हुई, सीजफायर नहीं हुई जब MOU हो गया था साइन। तो मुझे लगा कि ईरान ये समझता है कि ये मेरे साथ गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है। यानी एक तरफ ओमान को इनकरेज किया जा रहा है, MOU के वक्त 36 बिलियन, फिर 24 बिलियन, फिर 12 बिलियन, फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी वर्सेस कहा जा रहा है कि रख लो नहीं रख सकते, रख लो नहीं रख सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि ईरान को ये लगा कि शायद फिर वही प्रेसिडेंट ट्रंप जो 2015 वाले थे या 18 वाले थे, वो फिर टाइम बाय कर रहे हैं, रिकूप कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट उनके मिनिस्टर डिफेंस ने कह दिया कि हम तो रिकूप करना चाह रहे हैं, अपना सारा रिप्लेनिशमेंट करना चाह रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स रिचार्ज करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें, सारा पैकेज हमें जेहन में रखना होता है। मैं कोई वो नहीं कह रहा कि काउंटर आर्गुमेंट मैं इसलिए दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास ज्यादा एम्पावरमेंट है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ज्यादा लीवरेज है, ज्यादा ग्रेस है उनके पास, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वो ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करें जो मैनिफेस्टो, इसमें तो कोई शक नहीं कि MOU अगर, और मैं बहुत बड़ा अगर कह रहा हूं, कि अगर उसी लेटर एंड स्पिरिट में जिस तरह लिखा गया है अमल दरामद हो जाए तो ईरान को फेवर करता है। लेकिन फिर वही जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज का लीवरेज ईरान से ले जाते हैं, जो कि दुनिया ने दिया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद दिया, 28 फरवरी को तो दुनिया को नहीं पता था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, मेरे ख्याल अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी नहीं पता होगा कि इस तरह इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाएगा। तो ये न्यू फाउंड लीवरेज किसने दिया? उससे पहले तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, अमेरिका खुलवा नहीं सका, उन्होंने काउंटर ब्लॉकेट कर दिया ताकि खुलवा सके। एक दफा नहीं 2 दफा बंद किया। तो ये सारा अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये लीवरेज हमने खुद ही पकड़ाया। चले आखिरी जुमला मैं बताता हूं। अब इससे भी पीछे चले जाएं तो ईरान को दुनिया ने उस वक्त भी बावर कराया था जब ईरान और इराक की जंग 8 साल जारी रही थी, ऑलमोस्ट 10 लाख ईरानी जान से गए थे। आप याद करें, केमिकल्स वेपन फेंके गए थे, केमिकल वेपन सदाम हुसैन की तरफ से फेंके गए थे, दिए किसने थे? मैं तारीख पे छोड़ देता हूं। फिर उस वक्त तो कोई केमिकल वेपन का किसी ने डिफेंड नहीं किया था कि गलत फेंके गए हैं ईरानियों पर। मैं ये दुनिया ने उस वक्त ईरान को बताया था कि तुम्हारी मदद को किसी ने नहीं आना, जब भी तुमने लड़ना है, केमिकल वेपन फेंके जाएं या कुछ हो, तुमने खुद वेपन्स बनाने हैं जब भी बना सको। तो ये एक तारीख मैंने इसलिए फ्लैशबैक किया है कि हम समझ सकें कि मेरा ख्याल है आज भी अगर प्रेसिडेंट ट्रंप मीनिंगफुल मैनिफेस्टेशन करें तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरे जो एमिकेबली होने चाहिए, मैं ये भी मानता हूं कि दुनिया के किसी कानून के तहत इस तरह के शिपिंग लेन्स को नहीं बंद किया जाना चाहिए। ईरान, मैं भी समझता हूं कि शायद इसको लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने प्रेशर डाला तो हिजबुल्लाह बनी, फिर उसके बाद क्लिंटन साहब ने प्रेशर डाला तो न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ, फिर बुश साहब आ गए तो उन्होंने कहा ये एक्सेस ऑफ ईवल है, तो इन्होंने फिर क्या किया, अपना मिसाइल प्रोग्राम शुरू कर दिया। सिर्फ एक ही सदर है प्रेसिडेंट ओबामा जिसने प्रेशर डाल के
टू क्वेश्चन 8 टन न्यूक्लियर एनरिच मटेरियल कैस्पियन सी के जरिए रूस शिफ्ट किया था विलिंगली। तो ये मैं सालों से ये ये तारीख है, यानी तारीख को याद रखना चाहिए। मलिक साहब, जैसे कि चिश्ती साहब ने ये कहा कि मैं काउंटर आर्गूमेंट नहीं कर रहा, हम भी यहाँ पे नैरेटिव बिल्डिंग तो नहीं करना चाहते, और वो रिवायती जिस तरीके से एक तरफ से आर्गूमेंट आया फिर उसका काउंटर, उस तरह का नहीं चले। ये एक जमहूरी रवैया है कि नज़रियात जो है या देखने की जो सोच है या परखने का जो अंदाज़ है मुख्तलिफ वो लोगों के सामने आए। तो इस मंजरनामे पे आप फिर क्या समझते हैं कि बुनियाद को भूल जाना चाहिए, असास को, या माजी के तजर्बात को भूल जाना चाहिए? देखिए, हिस्ट्री जो है ना उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो फिर मैं आपको उसके काउंटर्स अगर देना शुरू करूं तो फिर मुझे नहीं पता कितना वक्त है यहाँ पे। लेकिन मैं जहां तक मैं समझ सकता हूं इस तमाम प्रोसेस को, वो ये है कि हम जब डिप्लोमेसी और हम जब डिप्लोमेसी के जरिए एक मुश्किल मसले का हल तलाश करने लगते हैं तो हम हिस्ट्री को याद रखते हैं, लेकिन हम हिस्ट्री के हॉस्टेज नहीं बन सकते। अगर आप माजी की तमाम तल्ख तजुर्बों को सामने लेकर बैठे रहेंगे और फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, डिप्लोमेसी आगे बढ़ने का नाम है ना। हम एमओयू से आगे की बात कर रहे हैं, पीछे अगर आप जाएंगे तो फिर तारीख बहुत पुरानी है, वहां पे हम चले जाएंगे जब रेवोल्यूशन आया तो क्यों आया था, फिर मर्ग बाय अमेरिका किसने कहा था, फिर अमेरिकन एम्बेसी में हॉस्टेज किसने बनाए थे, फिर ये तमाम हूथियों को किसने आम किया था। हूथी आज नहीं हमलावर हैं, हूथी हमलावर है, कई साल से सऊदी अरेबिया पे हमलावर है। उस वक्त तो अमेरिका ने, इजराइल ने हमला नहीं किया था ईरान के ऊपर, फिर भी वो हमलावर थे सऊदी अरेबिया के ऊपर। यमन की जंग कब से चल रही है, हिजबुल्लाह, ये मतलब एक बहुत लंबी इस पे फिर बहस शुरू हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं बहुत अदब से कि उन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए ये एमओयू हुआ था। जब ये एमओयू हुआ था तो जो लोग एमओयू बनाने वाले थे, चाहे वो ईरान की तरफ से होते, अमेरिका की तरफ से होते, मीडिएटर पाकिस्तान होता, वो सब भी उस तमाम तारीख के लेसन से वाकिफ होने के बाद उन्होंने ये एमओयू साइन किया था। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि वो जो एमओयू के अंदर मौजूद 14 या 15 नुकात हैं, वो जो जिन लोगों ने, मसूद पशकियान साहब, वज़रत माब ने साइन जो किए थे उन पे, वो हिस्ट्री को जानते हुए किए थे ना। अगर वो हिस्ट्री के ऊपर इतना उनको डिस्ट्रस्ट था, फिर वो एमओयू साइन करने की जरूरत क्या थी। मेरी गुजारिश इतनी सी है कि एमओयू के ऊपर जब आप आ गए हैं तो उससे आगे की तरफ की बात कीजिए ना। माजी में चले जाएंगे तो फिर तो हम कभी भी ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि एमओयू, कुछ लोग जो ये कहते हैं कि एमओयू के ऊपर चलने से ईरान की नाकामी है, मैं बड़े अदब से डिसएग्री करता हूं। मैं ये कहता हूं कि एमओयू पे चलने में उनकी कामयाबी है। कोई ये नहीं चाहता कि ईरान को नुकसान पहुंचे। ईरान की रजीम एक अलहदा चीज है, ईरान के अवाम एक अलहदा चीज है। वो भी चाहते हैं उनके यहाँ तरक्की हो, वो भी चाहते हैं उनकी इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है उनके ऊपर से उठ जाएं, वो भी चाहते हैं कि उनकी तिजारत दुनिया से हो, वो भी चाहते हैं उनका तेल जो है वो उसको एक्सपोर्ट कर सके। जिस तरह गल्फ ममालिक के अंदर प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है, क्यों आ रही है? बिकॉज उन्होंने अपने मुल्क के अंदर पाए हुए जो उनके पास ज़खायर हैं उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान भी कर सकता है अगर वो जंगजूई का रास्ता छोड़ के एक जो ब्रॉडर रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर आ जाए, कमिटी ऑफ नेशंस का हिस्सा बन जाए, तो ये कोई नाकामी तो नहीं होगी यासिर साहब। इसको नाकामी तो नहीं कह सकते ना आप। ये तो अब इकोनॉमिक पावर पे एक इकोनॉमिक पावर बनने का रास्ता है जो ये एमओयू उनको दिखा रहा है। और हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, खुद ये अपने इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, कितने विजिट्स हैं वहां पे। तो उसके नतीजे में अब जब ये एमओयू बन गया है तो मैं अब खुश आइन पहलू के ऊपर चाहते हैं, क्योंकि माजी में टटोलने से कुछ मिलेगा नहीं। जो इस वक्त मसूद पशकियान साहब की स्टेटमेंट है वो मेरे लिए उम्मीद अफजा है। वो ये कहते हैं कि ये एमओयू हमारी मुस्तकबिल की फॉरेन पॉलिसी का महवर होगा। अगर ये वाकई उनकी सोच है और उनके यहाँ पाए जाने वाले जो, और उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम जो उनकी मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं उनकी तौसीक के साथ हमने इस पे साइन किए थे, तो मैं समझता हूं कि ये एक बेहतरीन रास्ता था इस जंग के रास्ते से, इस जंग के तसादुम से बाहर आने का। और इसके नतीजे में अगर कोई थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन देनी पड़ती थी उसमें कोई मेरे ख्याल में मजायका नहीं था। जहां तक सवाल है आबनाए हुर्मुज का, तो ये एक हकीकत है कि आबनाए हुर्मुज जो है वो दुनिया की इकोनॉमी की एक आर्टरी है, जो कि जिसके जरिए वहां से इंटरनेशनल वाटर है, जिसके जरिए पूरी दुनिया के अंदर वहां पे ना सिर्फ तेल और गैस जाते हैं बल्कि और भी अशिया। अच्छा मलिक साहब, मैं चिश्ती साहब, जिस तरह बात हो रही है मसूद पशकियान के हवाले से, एमओयू का जिस तरह मलिक साहब ने हवाला दिया कि वो कहते हैं अच्छा है, अवामी सतह के ऊपर कहा जाता है बुरा है। अभी उनके इस्तीफ़े की बातें भी मंजर आम पे आ रही थी। अब्बास राक्ची साहब को भी तब्दील करने का इंदिया जो है वो मंजरनामे के ऊपर आ रहा है। मोहसिन रज़ाई साहब का भी तज़किरा हो रहा है कि वो भी कोई सीट हासिल कर सकते हैं।
तो ये अंदरूनी तौर पे खिचड़ी पक रही है वाकई ईरान में, या बैरूनी सतह पे एक नया बयानिया तश्कील दिया जा रहा है? देखिए, इस पे बारे में कुछ इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ये बहुत अरसे से, आपको याद होगा, ये वो वक्त भी याद करें जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि बहुत सारे ईरानी लीडर मुझसे कह रहे हैं सीज फायर का, और वो अपनी हुकूमत के खिलाफ चलना चाहते हैं। फिर बाद में हमें वो नजर नहीं आया, एलिमेंट उस तरह एस्टेब्लिश नहीं हुआ। और फिर जब आपको एमओयू का भी याद होगा, डेफिनेटली आईआरजीसी डिफरेंट एम्पावरमेंट है, सिविलियन जो वहाँ पे एक प्रेगमेटिक एक सेगमेंट डेफिनेटली एक और जगह पे भी है, उसकी अपनी पोजीशन है। तो ये मुझे लगता है बाज दफा बिलीव करना बड़ा मुश्किल है वेस्ट को, बिकॉज पास में हमने देखा था, आपको याद होगा कि जब बहुत जगह कहा गया कि वो कुछ लोग माफी मांग रहे हैं, कुछ लोग वापस आना चाहते हैं, लेकिन हमें नजर नहीं कभी आया वो वाला एलिमेंट, मीनिंगफुली उसको कन्वर्ट नहीं हम कर पाए। तो आई थिंक सो ये पॉसिबिलिटी है, ऑल द पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंसेस ओपिनियन हो, और खास तौर पर एक डिवर्जेंस में ये देख रहा हूँ कि आईआरजीसी पर बहुत प्रेशर है। जो मुश्तबा खामनाई जिस तरीके से बने हैं, वो दो मेजर वजह हैं जिसकी वजह से वो बने हैं लीडर अपने वालिद की जगह। एक तो लेगेसी एलिमेंट जरूर है, सिंपैथी। दूसरा एक एलिमेंट है, उन्होंने कुर्बानी दी है अपनी पूरी फैमिली की, बहुत सारे उनके जो प्राइम मेजर मेंबर हैं वो चले गए दुनिया से, तो एक एलिमेंट ऑफ सिंपैथी। तीसरा उनको एडवांटेज था कि वो 30 साल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आईआरजीसी के साथ कनेक्टेड थे, उनकी एक ये भी क्वालिफिकेशन थी। चौथा ये था कि वो उस वक्त एक वैक्यूम नहीं क्रिएट करना चाहते थे कि डाइवर्सिफाइड किस्म के, या जिसको कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल, को नहीं लाना चाहते थे। अब वो बन तो गए हैं, उन पर ये जरूर प्रेशर है कि वो देखें, एक दफा आपने बनना होता है, फिर आपने कंटिन्यू करना होता है अपनी लेगेसी को। अब आने वाले वक्तों में उनका सर्वाइवल डिपेंडेंट इस बात पर होगा कि वो अपने लोगों की, जो मेजॉरिटी इमोशनल हैं, जो हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा लोग गुस्से से चार्ज हैं, एंटी अमेरिका फीलिंग्स है वहां पर, तो आई थिंक वो ये कन्वर्ट करना चाहते हैं। आइंदा आने वाला जो मायदा होगा वो ये साबित, या इस पे डिपेंडेंट होगा कि उनकी लेगेसी कैसी है, कि लोग उस एग्रीमेंट से, चाहे वो एमओयू हो, लॉन्ग टर्म में फाइनल हो जाए, उस पर कितने खुश हैं। तो आई थिंक ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि शायद ईरान आगे ना मूव कर सके। मुझे लगता है उनके पास ऑप्शन अभी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि डाइवर्जेंस हो सकती है, बिकॉज ऑफ, जैसे मैंने बैकग्राउंड किया, कि एक रिवेंज, बदला लेने का एक एलिमेंट बड़ा स्ट्रांग है, अमेरिका से दोस्ती ना करने का बहुत बड़ा प्रेशर है, दूसरी तरफ रियलिज्म भी बहुत ज्यादा है कि उनका बहुत नुकसान हो चुका है, कितनी ज्यादा और ईरान अपनी डिस्ट्रक्शन कराएगा। तो आई थिंक डाइवर्जेंस नेचुरल है, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा कि इससे इसका मतलब है कि मुआहदा नहीं होने लगा। मेरा ये मानना है। ठीक मलिक साहब, आप सर क्या समझते हैं कि इस वक्त जो अंदरूनी तौर पे मुमकिन तब्दीलियों के इशारे मंजरनामे के ऊपर वज़ा हो रहे हैं, मगरबी मीडिया इसके ऊपर तबसरा कर रहा है, वो कह रहा है कि पॉलिसी शिफ्ट हो सकती है ईरान की। अब इसे रजीम चेंज से किसी न किसी हद तक तस्बीह तो दी जा सकती है, लेकिन इस सूरत में हमें ये देखना है कि वो लोग कौन हैं जिनके बारे में ये बात हो रही है। अब्बास इराक़ची, मसूद पेज़ेश्कियान, उनको अगर देखा जाए तो वो लोग तो वही हैं जो इस वक्त मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हैं। अगर ये तब्दील होते हैं और मोहसिन रज़ाई और दीगर लोग जो हैं वो बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं, तो फिर अमेरिका के लिए मुश्किल क्या होगी, ईरान के लिए मुश्किल और आसानी क्या होगी? मतलब एक तरह की रिजीम चेंज ही हो सकती है वो अगर उनके प्रेसिडेंट, अभी उनको कहने पे ये मतलब कहा गया, मैंने सुना है कि स्टेटमेंट में वेरीफाई नहीं कर सका, इससे मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप शायद कर सकें, आप एक वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं। गालिबन ऐसी मेरी नजर से गुजरी कि उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, ऐसा कुछ सवाल उन्होंने किया। ऐसा ही रिपोर्ट है कि उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। जी, तो ये क्योंकि मैं वेरीफाई नहीं कर पा रहा, थैंक यू आपने कंफर्म किया। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो इससे एक सवाल जन्म लेता है कि कोई लोग ऐसे हैं जो उनको अपने ही प्रेसिडेंट को ये कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दें, तो इसका मतलब है कि मौक़िफ़ में कुछ डिफरेंस है ना। ये चीज़ जो हम पहले से कहते आए हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हैं कि क्या जो प्रेसिडेंट साहब ने MOU साइन किया है वो लोग ये समझते हैं कि उन्होंने गलत किया है या वो उसके साथ हैं। तो इससे ये चीज़ तो बिल्कुल आया है जो हम हमेशा आपकी खिदमत में अर्ज़ करते आए हैं कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ईरान के तमाम लोग एक तरह सोच रहे हैं। ईरान की हिस्ट्री बहुत तवील है, वहाँ पे मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, और मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, मुख्तलिफ ममालिक में मेरी बहुत मुलाकातें होती हैं ईरान के लोगों से जो ईरानीज़ हैं, वहाँ रहते हैं, और मुझे आज तक गालिबन 10% लोग ऐसे मिले होंगे जो ईरान की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ देम दे डोंट, वो समझते हैं कि उनका मुल्क जो है उसके अंदर जो ज़खायर हैं, जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
वो उसको लूज कर रहे हैं विद एज ए रिजल्ट ऑफ दिस करंट फिलोसफी, जिसके नतीजे में वो एक तसादुम का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। वो ये समझते हैं कि उनका मुल्क बहुत अहम है, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो ये समझते हैं कि इनको चाहिए कि कमिटी ऑफ नेशंस का हिस्सा बने। तो अभी आपको याद होगा कुछ ही माह पहले, इस जंग से पहले यहाँ पे एहतजाज भी हो रहे थे, ईरान के अंदर रहने वाले लोग भी ये चाहते थे कि हमें जो है हमारे हकूक मिले, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हों। तो ये कहना कि तमाम लोग जो है, अगर ठीक है बहुत बड़ा उनका फ्यूनरल हुआ था, लेकिन ये कहना कि वो तमाम जो ईरान के लोग हैं वो इस वक्त रिवेंज करना चाह रहे हैं, मैं विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, 90 मिलियन लोग हैं, मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। लेकिन जो ईरान के लोग हैं, मैं एज ए ऑब्जर्वर ये समझता हूं कि आप देखें, अब दुनिया भर में बात होती है जेन जी, नौजवानों के एस्पिरेशंस। क्या ईरान के अंदर रहने वाले नौजवानों का हक नहीं है कि उनके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक सैंक्शंस उठ जाएं? क्या उनका हक नहीं है कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज मिले? एआई, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, दुनिया का मार्स के ऊपर जाने की बात कर रही है। ईरान के अंदर जो, अगर आप तारीख में चले जाएं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने फल्कियात के अंदर बहुत इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। यानी आप ये कहते हैं कि अंदरूनी तौर पे अनरेस्ट है, अंदरूनी तौर पे नजरियात से इख्तलाफ है, पॉलिसी से इख्तलाफ है, तो उन लोगों के लिए भी कुछ आसानियां और आसाइशें पैदा होनी चाहिए। चिश्ती साहब, पहला तो कमेंट उस पर कीजिएगा कि सदर मसूद पेशकियान और अब्बास इराक्ची, अगर बिलफर्ज इस मफरूज़े को ही हम हकीकत मान लें कि हो गया इस पे इम्प्लीमेंट, तो क्या सियासी तौर पे तब्दीली होगी? दूसरा, जिस तरह मलिक साहब हवाला दे रहे हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं, पॉलिसी से उन्हें इख्तलाफ है, तो अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें वो इख्तलाफ किस हद तक उभर के सामने आया, या फिर पॉलिसी से इख्तलाफ होना एक अलग बात है, बैरूनी दबाव या बैरूनी इंटरवेंशन जो होना है उस पे रजामंदी होना एक अलग बात है? यासिर साहब, देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत डाइवर्जेंट थी, और खास तौर पर जो दिसंबर जनवरी में मुजाहरे और हुकूमत के खिलाफ आपने एजिटेशन शुरू हुई थी, इसमें कोई शक नहीं कि मेजॉरिटी, बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी जो नाखुश थी, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक गलती जरूर की, जब हमला किया तो उन्होंने पहले लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, 49 लीडर्स को, और आप रिकॉर्ड पे देख लें, एक साल के अंदर 135 लीडर एलिमिनेट किए गए हैं। जब आप लीडरशिप एलिमिनेट करते हैं तो एक एंगर एलिमेंट है, जो रिवेंज एलिमेंट है, और ऑन टॉप ऑफ दैट उन्हीं लोगों को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि आप कब्जा कर लें हुकूमत पर और टेक ओवर कर लें, हमने हमला कर दिया, आपका रास्ता साफ कर दिया। मेरा मानना ये है, और जितने इंटरनेशनल जर्नलिज्म को मैं फॉलो कर रहा हूं, वो ये समझते हैं कि लोगों ने, ये फिर मेजॉरिटी ने समझा कि ये ईरानी हुकूमत पर हमला नहीं है जो अमेरिका ने किया है, ये ईरानी सॉवरेनिटी, ईरानी सिविलाइजेशन खामखा यूनाइट कर दिया एक कॉज के पीछे। ये ऐसे होता है दुनिया में, जब एक आउटसाइड एक्सटर्नल थ्रेट हो जाती है, और रजा शाह पहलवी के बेटे का नाम लिया गया एज एन ऑल्टरनेट, तो कौन नहीं जानता कि उसको कौन से मुल्क की सिंपैथी हासिल थी। तो फिर लोगों ने चॉइस करना है बिटवीन लेसर इवल वाली बात है। तो ऑब्वियसली व्हेन पीपल से कि इफ यू हैव टू चूज बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, तो यू हैव गॉट टू चूज वन। तो फिर लोगों ने कंपेयर किया। तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये बड़ी जबरदस्त तीसरे मुल्क पर दुनिया का ऑयल रिजर्व और गैस रिजर्व इस मुल्क के पास है, ईरान के पास। आया बेनिफिट पास हुआ ऑलमोस्ट 9 करोड़ लोगों को? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पॉलिसीज कह लें, कन्फ्रंटेशन कह लें, कौन नहीं चाहेगा? ये तो अवामी सतह का तासुर आ गया। चिश्ती साहब, लास्ट कमेंट, एक शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, ये जो मैंने अब्बास इराक्ची और मसूद पेशकियान साहब के हवाले से बात की। जी, अगर ये आ गया तो ये और अनफॉर्चुनेट होगा। देखिए, ये कहना बड़ा आसान है, शायद वेस्ट इसको सेलिब्रेट करे कि डिफरेंस ओपिनियन आ गए, तो इसका मतलब है और हार्डलाइनर्स आ जाएंगे। ये तो ज्यादा प्रैग्मेटिक लोग हैं। पीएचडी यूके का किया हुआ है फॉरेन मिनिस्टर ईरान ने, तो वो तो पढ़े लिखे हैं और वेस्ट के पढ़े लिखे हैं। तो अगर ये एलिमिनेट हो जाते हैं किसी वजह से, तो ये ज्यादा प्राइस दुनिया को देनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म में बड़ी सेलिब्रेशन शायद लगे कि जनाब फर्क आ गया है, तो ज्यादा इसका मतलब महदूद वक्त में आप खुशी के शादियाने तो बजा सकते हैं, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर आपको मंजरनामा जो है वो सही दिखाई नहीं देगा। बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद और जावेद मलिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे पे जो दीगर महाज खुले हुए हैं उसके ऊपर बात की जाएगी। हमें एक शॉर्ट ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे मुनीर अकरम साहब, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त जो सालिसों की कोशिशें हैं और दूसरी तरफ के जो महाज हैं, ये तेल की कीमतों का उतार चढ़ाव है और ईरानी मैन पैड्स की जो इत्तलात हैं, इसी बंदरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब ने। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, इस वक्त की जो सिचुएशन है, बात ये भी हो रही है, पहले आपका उस पर एक कॉमेंट चाहूँगा कि सालिसीन की तरफ से इस वक्त जो तगोदो है वो किस हद तक पायदार दिखाई देती है। माजी करीब के तजर्बात कर करके नताइज उसके कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई दे सके, तो दोनों अतराफ में अभी भी डिस्ट्रप्शन दिखाई देती है, ट्रस्ट डेफिसिट दिखाई देता है।
अब की बार ऐसा क्या हो सकता है जो माजी के तजर्बात से मुख्तलिफ हो? ये मेरे ख्याल में देखिए, इस वक्त जो जड़ है ये वापस जंग जो जारी हुई है, वो उसका जो जड़ है वो है हॉर्मुज़ का कंट्रोल। ईरान का मौक़िफ़ है कि MOU के तहत उनका कंट्रोल माना गया था, क्योंकि उसमें कहा गया था कि ईरान विल मेक अरेंजमेंट फॉर द सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स, और डी माइनिंग भी वही करेंगे। तो उनका ये मौक़िफ़ है कि हमारा कंट्रोल माना गया था। अमेरिका नहीं मानता। अमेरिका का ये इंटरप्रिटेशन है कि सिर्फ ईरान के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो हमले नहीं करेगा वेसल्स के ऊपर। तो इस इख्तिलाफ को मेरे ख्याल में हल करने की ज़रूरत है, और ये जो मुज़ाकरात जो ओमान और ईरान के दरमियान जारी हैं, मेरे ख्याल में उसके तहत ही कुछ नतीजा निकल सकता है, अगर निकलना है। पर ये पेचीदा मसला है, इसके ऊपर इख्तिलाफ बहुत है। दोनों फरीक़ैन, अमेरिका का और खलीज के ममालिक का एक तरफ और ईरान का दूसरी तरफ। तो अगर ये मसला हल हो सकता है, अगर कुछ मुआहदा होता है इस पे, तो फिर शायद सीज़ फायर वापस आ जाए और जो मुज़ाकरात हैं MOU के तहत वो शायद वापस जारी हो सकें। पर अभी तक एक दो पहलू हैं इसके, जिसमें सब में अहम है कि हॉर्मुज़ का कोई अंडरस्टैंडिंग निकल आए पहले। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, दो चीज़ें रिपोर्ट हुई मुख्तलिफ दिनों के अंदर, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया या बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकी, हीट नहीं मिल सकी उसको। एक ये थी कि जब यमनी हूतियों की तरफ से सऊदी अरब के ऊपर हमला किया गया, तो अमेरिका ने चाइना के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये यमनी हूतियों को असलहा फराहम कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले चाइना के ऊपर एक और इल्ज़ाम लगाया गया कि मैन पैड जो है वो फराहम किए जा रहे हैं, जो डिफेंस सिस्टम है जो कम बुलंदी के ऊपर टारगेट करने के हवाले से मिसाइल्स होते हैं, इसका सिस्टम जो है वो ईरान को फराहम किया गया और पाकिस्तान के रास्ते ये फराहम किया गया, जिसका डिनाइल पाकिस्तान ने भी दिया, चाइना ने भी दिया। ये बार बार अमेरिका चाइना को क्या पिंच कर रहा है, या वाकई उसके पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसको मुस्तनद तरीके से वो बताना चाह रहा है? जी देखें, पहली चीज़ तो यह है कि ये जो मैन पैड्स होती हैं, ये स्टिंगर मिसाइल जिसे कहते थे हम पहले अफगान जंग के दौरान, ये ईरान खुद बनाता है, बना सकता है। ये कोई बड़ी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें वो बना रहा है, ड्रोन बना रहा है, तो ये मैन पैड्स बनाना ईरान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में उसको चाइना से या किसी और से इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, उनके पास हासिल हैं ये मैन पैड्स। दूसरी चीज़ जो आपने हॉर्मुज़ का जो मसला है, उसमें भी देखिए चाइना जो तेल है, तेल की तिजारत सऊदी अरब से जो तेल जाता है वो कहाँ जाता है? 40-50% वो तेल तो चीन को जाता है। तो उस तिजारत को चीन क्यों ख़त्म करना चाहेगा? आप यानी कि कॉमन सेंस अगर इस्तेमाल करें तो ये इस किस्म की जो इल्ज़ामात आते हैं वाशिंगटन से, हम तो आदी हैं इसके। बड़ी बड़ी यानी कि भौंकने की बहुत ज़रूरत है वहाँ। उनको कुछ ना कुछ तरीके से बताना है कि हमारी जीत क्यों नहीं हो रही है। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो बहुत सारे इस किस्म की शोशेष छोड़ते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ सर और बताइए। एक दो दिन पहले खबरें ये मंजर आम पे आती हैं कि JD वैंस जो हैं उनको अपने जानशीन के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, लेकिन रिपब्लिकन के अंदर कुछ लोग जो हैं वो इस बात से खुश नहीं हैं और JD वैंस के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है। अच्छा, एक दिन खबर ये रिपोर्ट होती है, इस पर मगरबी हल्के तज्जिया करते हैं, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इस पर तबसरे होते हैं, लेकिन अगले ही दिन खबर ये आ जाती है कि ईरान के अंदर से कुछ तब्दीलियों के इशारे हैं। अब्बास इराक़ची तब्दील हो जाएंगे, सदर मसूद पेशकियान का इस्तीफ़ा आ जाएगा, फिर उस पर बातें होना शुरू हो जाती हैं। यानी एक तरफ का नैरेटिव अगर कोई आए तो उसे नज़र करवाने के लिए काउंटर नैरेटिव और आ रहा है।
अब इन दोनों में हम इसे नैरेटिव वॉर समझें या इन दोनों में हम समझें कि दोनों अतराफ के अंदर कोई सियासी पेचीदगियां या कशीदगियां हैं जो इस वक्त वकूफ पजीर हो रही हैं? ये मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में तो ये ज़्यादा तो डिसइंफॉर्मेशन है या मिस इन्फॉर्मेशन है। इस किस्म के कैंपेन चलते रहते हैं और सोशल मीडिया जो है इस तरह को इस्तेमाल करते हैं। हमने देखिए अगर ये जो जंग है इसको एनालाइज करने के लिए बहुत यानी कि फैक्चुअल और कॉमन सेंस इस्तेमाल करना, ये इस किस्म की जो ये चीज़ें आती हैं कि जी जेडी वेंस का ये हो गया या पेजेस्कियान साहब चले जाएंगे, वो उनके अंदरूनी मामले हैं। हमने देखा है कि पोजीशन क्या है, फिलहाल जो मौक़िफ़ है वो किस तहत वो एवेल्यूएट करना है उसको। एक तरफ है अमेरिका फंसा हुआ है, उसके पास जो ऑप्शंस हैं वो अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं। एस्केलेशन का ऑप्शन बुरा है, डी एस्केलेशन का ऑप्शन में भी कंसेशन देने होंगे तो बड़ी मुश्किल में है। मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, अनपॉपुलर जंग है ये। दूसरी तरफ से ईरान अपने आप वहाँ समझता है कि जी हम बहुत अच्छी पोजीशन में, ताकतवर पोजीशन में, पर उनको भी सोचना होगा कि आखिर जाके इसको कहाँ ख़त्म करना है और किस बेसिस के ऊपर ख़त्म करना है। मेरी नज़र में जो MOU बनाया गया था वो बहुत यानी कि एक बैलेंस था, वो बिल्कुल जो जंग का नतीजा था वो MOU में रिफ्लेक्टेड था। तो मेरी नज़र में वो ईरान के हक़ में भी था MOU, और उसमें वापस आना बहुत ज़रूरी है दोनों फरीकैन को, मेरे ख्याल। अच्छा सर, इसमें अमेरिका और ईरान के जो मसाइल हैं उसका तो तज़किरा हो गया, लेकिन जो आगाज़ करने वाला था इजराइल, उसके अपने मकासद किस हद तक पूरे हुए हैं? वो इस वक्त किस सिचुएशन में है? यानी आप कहते हैं अमेरिका भी मुश्किल में है, ईरान भी मुश्किल में है, इजराइल किस हद तक मुश्किल में है? और बिलखुसूस अगर गज़ा की बात की जाए, येलो लाइन के ऊपर वो जो एरिया बढ़ाते चले जा रहे हैं, वहाँ से लोगों का इनखला होता चला जा रहा है, क्या उन्होंने दो ममालिक को लड़वा के तवज्जो दुनिया की अपने अज़ाइम से हटा ली? जी मेरे ख्याल में थोड़े से मसले ज़रा ज़्यादा मुश्किल हैं, पेचीदा हैं। एक तरफ से तो जो इजराइल की जो कोशिशें थी ईरान के बारे में वो पूरी नहीं हुई। सही। वहाँ अमेरिका के साथ उनका कुछ अंदरूनी थोड़ा बहुत इख्तलाफ हुआ है प्रायोरिटीज़ के ऊपर, कि ईरान के ऊपर इजराइल चाहता है कि जंग जारी रहे और अमेरिका चाहता है कि जी इसको जंग को बंद किया जाए, क्योंकि इकोनॉमी वगैरह पर बहुत नुकसान हो रहा है और कोई ऑप्शंस नहीं रहती हैं, एस्केलेशन का ऑप्शन भी नहीं है। तो जहाँ तक कि इजराइल की ऑब्जेक्टिव्स थी ईरान के साथ, वो पूरी नहीं हुई है। जो गाज़ा की ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ भी जो ट्रम्प साहब ने अपना 20 पॉइंट प्लान जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए अब वो कुछ एक मुआहदा करवाया है कि हमास ने ऑफ़र किया कि अपने हथियार छोड़ देंगे, टेक्निकल हुकूमत बन जाएगी फ़लस्तीनियंस की, फिर इजराइल को निकलना होगा। इजराइल ने वो भी नहीं माना है। आप देखिए उनके जो हमले हैं गाज़ा में वो जारी हैं। तो इजराइल की मेरे ख्याल में जो अमेरिका को इसने जंग में ले आया है उसकी वजह से उनकी ऑब्जेक्टिव्स एक तो पूरी नहीं हुई हैं और दूसरी जो उनकी ताल्लुकात हैं अमेरिका में उसमें कुछ फ्रिक्शन आ गई है जिसके तहत मुश्किल होगी। और इजराइल की जो पॉपुलैरिटी है अमेरिका में वो बिल्कुल गिर गई। इजराइल बड़ी मुखालफत है, यानी 50 इजराइल की पॉपुलैरिटी जो है वो गिरी है। और इस ज़मन के अंदर हम ये देखते हैं कि मुश्किलात तो हैं, सबके लिए हैं, लेकिन इसका आउटकम जो है वो एस्केलेशन को हवा दे के नहीं निकलेगा। वो आके नैरेटिव के ऊपर या फिर टेबल टॉक के ऊपर ही उसके मसाइल जो हैं हल किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब बताने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।